गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक ज़रूर देखें ताकि हम जो पिछले वीडियो का अधूरा ज्ञान था उसको पूरा कर सकें। हमने पिछले वीडियो में देखा था जनसंख्या महासमूह है, उसी को कंटिन्यू आगे लेकर चलेंगे हम। पिछले वीडियो में मैंने आपको एशियाई महासमूह तक करवाया था। आज हम आगे का जो ज्ञान रहेगा वो रहेगा हमारा यूरोपियन महासमूह। हमारा जो पाठ है, पाठ संख्या 3, जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। हमने घनत्व के बारे में काफ़ी कुछ अध्ययन किया था। अब हमारा है जनसंख्या महासमूह। महासमूह का तात्पर्य होता है वह क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या, वह समूह जहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। यूरोपीय जनसमूह, ये हमारा दूसरा जनसमूह था। पहला जनसमूह था एशियाई जनसमूह। आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय जनसमूह। यूरोपीय जनसमूह विश्व में एशियाई जनसमूह के बाद में दूसरा बड़ा जनसमूह है। यानी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है पहला बड़ा जनसमूह कौन सा है, तो वो है एशियाई जनसमूह, और दूसरा बड़ा है उसका नाम है यूरोपियन महासमूह या फिर यूरोपीय जनसमूह। रूस सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है यूरोप में। अब ये ध्यान रखना, रूस एक ऐसा देश है जिसका कुछ भाग एशिया में और कुछ भाग यूरोप में आता है। तो यहाँ पर रूस सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है यूरोपीय जनसमूह में, और उसके पश्चात जर्मनी जहाँ 8.20 करोड़ लोग रहते हैं। यानी पहला स्थान है रूस का और दूसरा स्थान आता है जर्मनी का। उसके पश्चात यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री, जैसा कि हमने देखा था कि एशियाई जनसमूह था वो 10 डिग्री से लगाकर 20 डिग्री के बीच में निवास कर रहा था। यहाँ पर यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कम पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर महासागरों की अधिकता है और स्थल कम होने के कारण, और जो कुछ स्थल है वो निवास के योग्य नहीं है, मरुस्थलों की संख्या ज़्यादा है। तो यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। फिर आता है इसकी सर्वाधिक सघनता, यानी ये तो हमने देखा ही है कि 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, लेकिन उस 40 से 60 के बीच में भी कहाँ है, तो वो जो है वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य कोयला पेटी। यानी हम क्लियर कर ले, जहाँ संसाधन पाए जाएंगे वहाँ जनसंख्या का जमाव भी हमें देखने को, जनसंख्या घनत्व भी हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने कारक पढ़े थे और कारकों में आपने आर्थिक कारकों में खनिज देखा होगा, जहाँ खनिज उपलब्ध होता है वहाँ जनसंख्या देखने को मिलती है। तो इसकी सर्वाधिक सघनता 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित कोयला पेटी के सहारे है। यहाँ पर कोयला पेटी के आसपास में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि कोयला वो जो ज़मीन से निकाल करके किसी न किसी कच्चे माल के रूप में उसको प्रयुक्त किया जाता है। अब चूँकि यहाँ पर कोयला निकल रहा है तो इस महासमूह में उद्योगों व नगरों का धीरे धीरे विकास हुआ है। यहाँ पर खनिजों की प्राप्ति से उद्योग धंधे भी स्थापित हुए हैं। इससे पहले यूरोप में जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि था, और जब ये इससे पहले यानी अगर वो खनिज नहीं निकला था तो उससे पहले के लोग अपनी आजीविका के रूप में कृषि करते थे, खेती से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब वहाँ के लोग आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में संलग्न हो चुके हैं। आइए आगे, जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही कम है। एशियाई महासमूह में आपने देखा होगा जन्म दर ज़्यादा थी, जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या थी और जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। यहाँ जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, जिससे जनसंख्या स्थिर है। देखो, न तो जन्म दर है और न ही मृत्यु दर है, दोनों बराबर है, तो जनसंख्या क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। उसके पश्चात जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया जा रहा है। एशियाई महासमूह में हमने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय किए थे, यहाँ पर हम जनसंख्या वृद्धि को बल दे रहे हैं, जनसंख्या बढ़े ताकि मानव संसाधन का उपयोग किया जा सके। 70% से भी अधिक भाग नगरों में निवास करता है। चूँकि ये लोग अब इनका आधार कृषि नहीं रहा है, अब उद्योग धंधे हैं, तो ये लोग 70% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है यूरोपीय महासमूह की। उसके पश्चात प्रति व्यक्ति आय अधिक और जीवन स्तर उच्च है। चूँकि ये लोग उद्योगों में काम करते हैं तो इनकी प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है और इनका जीवन स्तर भी उच्च यानी बढ़िया है। अब अगर हम देखेंगे एशियाई जनसमूह
यूरोपीय महासमूह, तो दोनों में काफ़ी भिन्नता हमें देखने को मिलती है। वो वहाँ के अधिकतर देश अभी विकासशील है और यहाँ के अधिकतर देश आपको विकसित श्रेणी में मिलेंगे। एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अभी तक हमने पढ़ लिया एशियाई जनसमूह, उसके बाद में आपने पढ़ लिया यूरोपीय जनसमूह। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब जो हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है जनसंख्या महासमूह में अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह में हम देखेंगे कि अधिकतर जो देश है वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। अगर हम स्थिति की बात करें इस जनसमूह की, तो यह अमेरिका के उत्तर पूर्वी जो भाग है, अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। उसके पश्चात यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, क्योंकि पहला हो गया एशियाई जनसमूह, दूसरा हो गया यूरोपियन जनसमूह और तीसरे जनसमूह की बात करें तो उसका नाम है अमेरिकी जनसमूह, जो विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है। उसके पश्चात यह सबसे नवीन एवं विकसित जनसमूह है। अब हमारे दिमाग में आता है नवीन कैसे है, क्योंकि जनसंख्या जो भी है वो यहाँ की नहीं है। यहाँ एक आप परिभाषा ध्यान रखना प्रवास की। प्रवास का तात्पर्य होता है एक स्थान को छोड़कर जब लोग अन्यत्र स्थान पर आवागमन करते हैं या फिर चले जाते हैं, उसको हम प्रवास के नाम से जानते हैं। तो सबसे नवीन एवं विकसित जनसमूह जो प्रवास का बारे में मैंने बताया कि लोगों ने यहाँ पर आकर के अपना निवास स्थान बनाया है, वो है यूरोपियन जनसंख्या। 90% जो जनसंख्या है वो यूरोपियन जनसंख्या है। अमेरिका के लोगों ने इसको नहीं बसाया था। यह जनसमूह 90% रूप में यूरोपीय जनसंख्या के द्वारा बसा हुआ है, वो भी प्रवास के माध्यम से। यहाँ खनिज संसाधनों से संपन्न है और इसी वजह से प्रवास क्यों किया जाता है, अगर किसी जगह पर सुविधा या फिर कुछ न कुछ संसाधनों की मात्रा अधिक हो तो लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और वैसे यूरोपीय जनसंख्या ने किया, यूरोप को छोड़कर अमेरिका आ गए, वो भी संसाधनों को उपयोग करने के लिए। तो खनिज संसाधनों से संपन्न यह प्रदेश, यह महासमूह है। उसके पश्चात अधिकांश जनसंख्या नगरीय, जैसा कि हमने यूरोपियन महासमूह में देखा, वो भी जो जनसंख्या थी वो भी नगरीय थी। यहाँ पर भी लगभग 75% लोग नगरों में निवास करते हैं। नगरों में इसलिए क्योंकि यहाँ संसाधनों की मात्रा ज़्यादा है, खनिज मिल रहा है, तो उद्योगों का विकास हुआ और उद्योगों का विकास होने से सभी लोग नगरों की ओर आकृष्ट हुए, जिससे ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर पहुँची। जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित है। यहाँ पर जनसंख्या को भी कंट्रोल किया गया है। किस प्रकार, जो पहले यूरोपीय लोग अमेरिका आ रहे थे उस पे बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया उस वहाँ की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। यानी वर्तमान में यूरोपीय लोगों पर एक विशेष प्रकार का यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। न तो जन्म दर ज़्यादा है और न ही मृत्यु दर ज़्यादा है, तो यहाँ की जनसंख्या भी स्थिर है। जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित है। अब आता है कि कहाँ निवास करते हैं, तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, अभी तक आप अक्षांश का नाम देख रहे थे। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर वह रेखाएं जो ग्लोब में ऊपर से नीचे यानी उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाती है, उसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। यह जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह एक विशाल जनसमूह है जहाँ पर विकसित जनसंख्या और जहाँ पर उच्च आय और उच्च जीवन शैली वाले लोग देखने को मिलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने मिनट का हुआ? आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हमारा अगला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा अंतिम, लास्ट और फाइनल चौथा महासमूह। इसका नाम है अफ्रीकी महासमूह। पहला था एशियाई जनसमूह, दूसरा था यूरोपियन जनसमूह, तीसरा था अमेरिकी जनसमूह जो भी विकसित था, और अब जो चौथा आ रहा है लास्ट, वो है जनसंख्या महासमूह में अफ्रीकी जनसमूह। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। जो अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या 2001 में 81.8 करोड़ ही थी, यानी धीरे धीरे अब इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। आकार की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो एशिया महाद्वीप के बाद में इसका दूसरा स्थान आता है। लेकिन अगर हम महासमूह की बात करें, जनसंख्या जमाव की बात करें, तो इसका स्थान यहाँ पर चौथा आ रहा है। देखिए आप, आकार की दृष्टि से एशिया के बाद अफ्रीका का स्थान दूसरा स्थान है, यानी पहला है एशिया का, दूसरा है अफ्रीका का।
लेकिन हमने महासमूह में इसको पढ़ा है चौथे नंबर पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो 4th नंबर पे अफ्रीकी जनसमूह है। यहाँ 70% भाग निर्जन है। यहाँ के क्षेत्रफल के 70% भाग पर हमें जनसंख्या देखने को नहीं मिलेगी। और वो भी आपने देखा होगा, मैंने एक बुशमैन जनजाति पढ़ी थी जो इसी महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती थी। क्योंकि यहाँ पर संसाधनों, यहाँ पर भौतिक वातावरण की कठोरता है, इसीलिए जनसंख्या हमें कम देखने को मिलती है। वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने पढ़ा था 70% भाग निर्जन है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल और सघन वनों की मात्रा अधिक है, इसीलिए यहाँ का अधिकतर भाग निर्जन है। मात्र 30% भाग पर ही जनसंख्या का बसाव देखने को मिलता है। अब कौन से वो 30% है, इसका बड़ा संकेंद्रण 3 क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगा। पहला है नील नदी घाटी क्षेत्र। आप सभ्यताएं पढ़ते हैं तो उसमें देखा होगा कि यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से भी एक रही है। नदी घाटी है, आसानी से जल उपलब्ध हो जाता है सिंचाई के लिए, और वहाँ की उपजाऊ मिट्टी होती है, इसीलिए कृषि भी आराम से की जाती है। तो पहला जो क्षेत्र है वो है नील नदी घाटी क्षेत्र। दूसरा है जाम्बिया एवं नाइजर नदी घाटी क्षेत्र जो गिनी के तट के आसपास में। तीसरा है दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र। दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर आप देखोगे वहाँ का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग पर जनसंख्या का संकेंद्रण हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार अफ्रीकी जनसमूह में मात्र 30% जनसंख्या ही रहती है। 70% जो भाग है वो निर्जन है वहाँ की भौतिक दशाओं के कारण, और यह भी अभी तक अविकसित देशों की श्रेणी में है। यह जनसमूह के देश अभी विकासशील है, अविकसित है, वो विकास कर रहे हैं। लेकिन हमने यूरोपीय और अमेरिकी जनसमूह के देश देखे जहाँ पर नगरीय जनसंख्या भी ज़्यादा थी, जहाँ की घनत्व भी अधिक था, जहाँ आय का स्तर भी अच्छा था और उस जीवन भी उच्च स्तर का था। धन्यवाद।